हेलो फ्रेंड्स। यस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यस, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लिटरेरी टर्म्स को पढ़ रहे हैं। इस समय लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स को कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला टर्म है वो है यूफेमिज्म। ओके, इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लिटरेचर की स्टडी करते हैं, अगर आप लिटरेचर के कैंडिडेट हैं, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर कोई सा भी टीजीटी पीजीटी आप डालते हैं, नेट का फॉर्म डालते हैं, जीआईसी का फॉर्म डालते हैं, तो उसमें ये सारे ही लिटरेरी टर्म्स पूछे जाते हैं। ओके, जैसे कि राइटर्स में तो थोड़ा सा होता है डिफरेंस कि इस कोर्स में ये वाले राइटर्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, इस वाले कोर्स में ये वाले राइटर प्रेस्क्राइब हैं, लेकिन जो आपके लिटरेरी टर्म्स होते हैं, पोएटिक फॉर्म्स होती हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, वो आपके सारे ही एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आपने अगर पुरानी वीडियोस को नहीं वॉच किया है तो ज़रूर से फ्रेंड उसको वॉच करिएगा। बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं बट आपका जो सब्जेक्ट है वो लिटरेचर है, इंग्लिश है, ठीक है, तो आपकी उसमें कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट हमारा है और हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ओके, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम्स वगैरह ठीक से नहीं हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। गवर्नमेंट चेंज होगी तो होंगे, ऐसा नहीं कि चीज़ें बदलेंगी, नहीं बदलेंगी, बिल्कुल बदलेंगी। देखिए, कुछ का तो एग्ज़ाम अच्छा हुआ भी है पीजीटी का, और उनका इंटरव्यू भी इस टाइम चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो बस यही आप लोग मोटिवेट रहिए कि पढ़ना है, नॉलेज रखनी है। मेरा सब्जेक्ट है, मुझे नॉलेज रखनी है, मुझे पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टर्म है वो है यूफेमिज्म। ओके, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यूफेमिज्म का क्या मतलब होता है देख लेते हैं हम लोग। यूफेमिज्म का मतलब होता है, एक सेकेंड, यूफेमिज्म होता है इट इज़ एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। आपको पता होना चाहिए क्या है इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होता है। ओके, क्या होता है? इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होता है। When you don't want to use wrong and unpleasant word to express your emotion or information to anyone, you can use euphemism term. यहाँ पर आपको पहले समझ लीजिए कि यूफेमिज्म क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है जो इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं है, कोई आपको ऐसी न्यूज़ देनी है कि वो न्यूज़ अच्छी नहीं है, मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, किसी का हेल्थ अच्छा नहीं है, या फिर किसी की डेथ हो गई है, वो इन्फॉर्मेशन आपको किसी को देनी है, लेकिन आप सीधे डायरेक्टली उसको ये ना बोल करके ओके कि शी इज़ डेड और ही इज़ डेड, दैट पर्सन इज़ डेड, वट एवर, ये सारे डेड वर्ड का यूज़ ना करके, है ना, इन वर्ड का यूज़ ना करके आप इन प्लेस ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज़ यूफेमिस्टिक वर्ड्स। ओके, जैसे कि आपने सुना होगा सीरियल्स वगैरह में या डॉक्टर्स को कहते सुना होगा, जब भी किसी की डेथ होती है तो वो ये नहीं कहते हैं शी इज़ डेड और ही इज़ डेड, वो कहते हैं शी इज़ नो मोर। तो यूफेमिज्म यही होता है। ठीक है, देखिए, रटने से अच्छा है कि उसको समझ लीजिए, फिर जैसा भी वो आपको डेफिनेशन बना के देगा, जैसा भी स्टेटमेंट देगा, अगर आपका समझा हुआ है तो आप आराम से आंसर को, बिल्कुल सही आंसर को आप टिक करेंगे। इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, इन प्लेस ऑफ कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश इसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो पहले हमें क्या है, समझना है कि इस टर्म में आखिर होता क्या है, हमें समझना है। देखिए, राइटर्स को तो आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, लेकिन ये जो टर्म है इसको आप समझ सकते हो कि इसमें आखिर क्या बताया गया। ये समझने वाली चीज़ें हैं, ये रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें नहीं हैं। ओके, तो ये यूफेमिज्म होता है कि आप अनप्लीजेंट वर्ड्स की जगह पे प्लीजेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि दुख कम नहीं हो जाएगा, बात जो है वही रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, आप डायरेक्टली कहते हैं ना कि ऐसे वर्ड्स को मत बोलिए जो किसी को हर्ट करें, उसको चेंज करके मॉडिफिकेशन करके आप बोलिए, तो वही मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन करना है हमें, यूफेमिज्म में मॉडिफिकेशन ही करना है। तो in place of wrong and unpleasant word you can use this type of words, euphemistic words you can use. Okay, so that is called euphemism term.
समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को 1 से 2 बार और देख लेना। एक्सप्लेनेशन जितना सुनेंगे उतना क्लियर हो जाएगा। तो यही आपका होता है यूफेमिज्म, ठीक है। तो अनप्लीजेंट वर्ड टू एक्सप्रेस योर इमोशन और इन्फॉर्मेशन टू एनीवन, यू कैन यूज यूफेमिज्म टर्म। फॉर एन एग्जांपल, यू वांट टू से द इन्फॉर्मेशन ऑफ अ डेड पर्सन एंड इफ यू से दैट द मैन इज डेड, आप ये कहते हैं कि मैन इज डेड, तो इट हैज़ नो प्लीजेंट साउंड। अगर आप ये बोलते हैं द मैन इज डेड, तो इसमें कोई प्लीजेंट साउंड नहीं है। सो यू कैन यूज यूफेमिस्टिक स्टाइल एंड कैन से दैट द पर्सन इज नो मोर। ओके, अनप्लीजेंट वर्ड्स के जगह पे आप प्लीजेंट वर्ड्स को यूज़ करते हैं, इसी को हम यूफेमिज्म कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा आज का टर्म है वो है एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है। इट रेफर्स टू अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ड्रामा एंड म्यूज़िक। यहाँ पर ये बताया गया है, एक्सप्रेशनिज्म में आपको इतना ध्यान रखना है कि पेंटिंग, ड्रामा, म्यूज़िक से रिलेट करता है, बोले तो आर्ट से रिलेट करता है। इसका संबंध जो होता है वो आर्ट से होता है ना। पेंटिंग, ड्रामा, म्यूज़िक सब आर्ट के अंदर आता है। ओके, इट बिकेम इमेंसली पॉपुलर। आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सप्रेशनिज्म था, ओके, ये जर्मन पेंटिंग से काफ़ी पॉपुलर, मतलब जर्मनिक है ये। ओके, ये जर्मन पेंटिंग काफ़ी पॉपुलर रहा ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और अगर ड्यूरेशन पूछे कि किस टाइम के दौरान, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था आपका, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था? 1914 से 1918, यही हुआ है। ओके, तो यही आपका यहाँ पे ये फला फूला हम कह सकते हैं कि इमेंसली पॉपुलर हुआ जर्मन पेंटिंग के द्वारा, ठीक है। तो रेफ़र करता है जर्मन पेंटिंग ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, रिलेट करता है आपका पेंटिंग, ड्रामा, म्यूज़िक etc। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशनिज्म। समझ में आया? आगे चलें, बिल्कुल आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो कमेंट कर दिया करिए बाद में कि सही से नहीं दिख रहा था, ठीक है। ओके, वैसे क्लियर ही दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है आज का वो है फेबल। क्या है? फेबल है। ओके, तो फेबल को हम लोग एपोलॉग भी कहते हैं। पहली चीज़, फेबल को हम लोग क्या कहते हैं? एपोलॉग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। फेबल को एपोलॉग भी कहा जाता है। तो फेबल में ये होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरी इन विच एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स अपीयर एंड टॉक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फार्म है वो फेबल का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एनिमल फार्म आई थिंक एलिगरी भी है, ओके, एंड एनिमल फार्म जो है वो फेबल भी होता है। तो क्या हमने समझा फेबल के अंतर्गत कि स्टोरी का एक टाइप होता है जिसमें जो एनिमल, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ एनिमल्स लिख के दे देगा या फिर ह्यूमन बींग्स की तरह तो एनिमल्स काम ही करते हैं, तो ह्यूमन बींग तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है तीनों चीज़ें, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट जो होते हैं वो बिल्कुल अपीयर होते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स एंड टॉक और बिहेव भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही करते हैं। तो ये फेबल होता है। जैसे कि हम लोग बचपन में दादी नानी से कहानियाँ सुना करते थे ना कि एक कौवा था, वो उसने ये बोला, लोमड़ी थी उसने ये बोला, तो बोला मतलब कि ह्यूमन बींग्स की तरह उसने बिहेव किया। ओके, तो वो भी एक टाइप ऑफ फेबल ही हम कह सकते हैं। तो ये एक फेबल होता है और इसको एपोलॉग भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी चलेंगे, बस समझते चलिए फटाफट किसमें क्या चीज़ होती है। बाकी एग्जाम्पल अगर आप जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं। तो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं, यू कैन सी। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है फॉर्स। फॉर्स से आपको क्या याद आ रहा है? फॉर्स, ठीक है, फॉर्स या फार्स जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी, वैसे फार्स ही बोलते हैं आई थिंक। तो फार्स जो होता है ना वो एक कॉमेडी का टाइप होता है, ठीक है। फार्स क्या होता है? कॉमेडी का टाइप होता है। पहली चीज़, ट्रेजेडी में नहीं आता है, कॉमेडी में आता है। इट सीक्स टू कॉज बॉइस्टरस हॉर्स लाफ्टर अमंग्स द स्पेक्टेटर। ओके, तो फार्स जो होता है वो कॉमेडी का टाइप होता है। इसका मतलब ये होता है कि स्पेक्टेटर के बीच में, पब्लिक के बीच में, ऑडियंस के बीच में एक स्टेज पर प्ले चल रहा है, ऑडियंस बैठी हो और वहाँ पे कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं जिससे हंसी आ रही है। और कैसी हंसी? फार्स का मीन्स कैसी हंसी? बॉइस्टरस हॉर्स लाफ्टर, मतलब कि जो ठहाका मार के हंसी होती है ना,
एकदम बॉइस्टरस हॉर्स लाफ्टर, कहते नहीं कभी कभी किसी की हैबिट होती है कि ताली मार के हंसता है, कभी कभी किसी की हैबिट होती है टेबल पे हाथ मार के हंसने की, नहीं बहुत ज़ोर से जब हम लोग को हंसी आती है, बहुत ठहाका मार के, आप लोग भी हंसते हो गए ऐसे, है ना, जब बहुत ही एकदम से ऐसी हमारे सामने कोई बात आती है जिससे हमें बहुत हंसी आती है, तो हम वही कहते हैं बॉइस्टरस हॉर्स लाफ्टर। हाँ, फार्स में यही वर्ड आता है बॉइस्टरस हॉर्स लाफ्टर, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही तेज़ मतलब स्पेक्टेटर को खुश करने के लिए, उसको हंसाने के लिए, फ़न क्रिएट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ अ फुल प्ले। फार्शिकल सीन भी होते हैं कई प्ले में, जैसे ट्रेजेडी है तो वहाँ भी फार्शिकल सीन हो सकता है, ठीक है। देखो आगे लिखा भी है कि इट इज़ इंसर्टेड टू रिलीव ट्रेजिक टेंशन। ओके, ट्रेजिक टेंशन को रिलीफ देने के लिए, कम करने के लिए हम इसका प्ले करते हैं। बट फॉर्स एक फुल प्ले भी होता है। फॉर्स क्या होता है? एक फुल प्ले भी होता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी ढोल, तो वो तो पूरा फार्शिकल ही है, उसमें तो हंसते हंसते पागल ही हो जाओ। फर्स्ट टाइम जब मैंने मूवी देखी तो बहुत ही हंसी आई थी, उसमें बहुत ज़्यादा ही उसमें कॉमेडी है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसी हंसी है बॉइस्टरस हॉर्स लाफ्टर, ठहाका मार के हंसने वाली, है ना। तो ये आपका फार्स होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि फुल प्ले भी होता है ये, और ट्रेजिक टेंशन को रिलीव करने के लिए राइटर्स वगैरह प्ले में अपने यूज़ करते थे। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिक्शन। ओके, तो फिक्शन की हम लोग आज बात कर लेते हैं। फिक्शन क्या होता है? देखिए, फिक्शन होता है एक, और दूसरा होता है नॉन फिक्शन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी हो जाती है ना, ऐसा हो जाता है, पता नहीं वो एक्सप्लेन जब मैं करती हूँ तो वो पता नहीं टाइम अपने आप मुझे पता नहीं रहता कि कितना टाइम हो गया, मतलब ज़्यादा लंबा ही एक्सप्लेनेशन हो गया कि नहीं, ठीक है। तो एक होता है फ्रेंड्स फिक्शन और दूसरा होता है नॉन फिक्शन। फिक्शन का मीन्स होता है जो इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है, जो इमेजिनेशन के थ्रू जो हम लोग लिखते हैं वो फिक्शन हो गया। और जो आपका नॉन फिक्शन होता है दैट इज़ रियल। ओके, जो रियल इवेंट पर बेस्ड होता है, ऐसे कुछ रियलिटी में हुआ उसको हमने उठा करके लिख दिया, वो आपका नॉन फिक्शन होता है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए, फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन, नॉन फिक्शन मीन्स जो इमेजिनेशन पर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। तो फिक्शन डिराइव्ड लैटिन वर्ड फिक्टस। फिक्शन जो आपका डिराइव हुआ है वो लैटिन वर्ड फिक्टस से हुआ है, दैट मीन्स टू फॉर्म, जिसका मीन्स होता है टू फॉर्म, ठीक है। इतना याद रखिएगा, फिक्टस का मीन्स होता है टू फॉर्म। इट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ठीक है। ये क्या होता है? इमेजिनेशन पर बेस होता है, यस, ठीक है, यही ध्यान रखना है बस आपको। जैसे हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर में फिक्शन भी होता है, नॉन फिक्शन भी होता है, ठीक है। पोइट्री फिक्शन में भी होती है, नॉन फिक्शन में भी होती है, ठीक है। जैसे कि आपका फिक्शन में अगर हम देखें तो क्या आता है? नॉवेल आता है, नॉवेला आता है, शॉर्ट स्टोरी आती है। बाकी अगर हम नॉन फिक्शन में देखें तो क्या आता है? क्या आता है बताइए, कमेंट्स करके बताइए। नॉन फिक्शन में क्या आता है? एस्से आता है, आपका मेमर आता है, क्रिटिसिज्म आता है, डायरी आती है। ओके, ये सारा किस में आता है? ये सब आपका नॉन फिक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मैरियम वेबस्टर डिफाइंस लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ प्रोज में, ओके, नॉट पोइट्री, गलती से निकल गया था मेरे मुंह से, प्रोज, स्पेशली नॉवेल्स दैट डिस्क्राइब्स इमेजिनरी इवेंट्स एंड पीपल, ठीक है। तो नॉवेल अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो अपना इमेजिनेशन सोचता है कि यस कुछ इमेजिनेशन उसको हुआ, उसके थ्रू उसने लिख दिया प्राइवेटली बैठ करके, वो नॉवेल होता है आपका। ओके, नॉवेल, नॉवेला, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, फिक्शन में आते हैं। और आपका जो ऐसे मैंने बताया क्रिटिसिज्म, ओके, डायरी है, मेमर है, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, ये सारा आपका नॉन फिक्शन में आता है। ये मैरियम वेबस्टर का जो मतलब कथन है इनका, ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। फॉइल क्या होता है? अ कैरेक्टर with behavior that contrast those of another character। फॉइल का मीन्स सीधे विलन नहीं होता है, ठीक है। फॉइल का मीन्स क्या होता है? विलन नहीं होता है। अब आप सोचें फॉइल मतलब विलन, विलन नहीं होता है कुछ, हाँ कुछ हम कह सकते हैं विलनी से उसके कुछ बिहेवियर रहता है। जैसे कि सामने आपके एक और कैरेक्टर है बड़ा अच्छा सा, आप उसके अपोजिट है तो वो फॉइल है, फॉइल है वो। हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो विलन ही है, वो क्या है? वो हम कह सकते हैं कि फॉइल है, ओके, वो हम कह सकते हैं कि फॉइल है, याद रखिएगा। अ कैरेक्टर विद बिहेवियर दैट कॉन्ट्रास्ट दोज ऑफ अनदर कैरेक्टर, मीन्स कॉन्ट्रास्ट में है, जो अनदर कैरेक्टर है ना उसके कॉन्ट्रास्ट में है, तो वो आपका फॉइल होता है। जैसे कि जो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है,
एपिक। तो इसमें जो सैटर्न है, ठीक है, सैटर्न इज कंसिडर्ड हीरो इन द पैराडाइज लॉस्ट, बट एडम इज ऑल्सो कंसिडर्ड द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। ओके, लेकिन क्या होता है कि सैटर्न को फॉइल में रखा गया है बिकॉज सैटर्न की सैटनिक सी जो शैतानी जो उसका जो स्वभाव है, बिहेवियर है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसको फॉइल में रखा गया है। तो सैटर्न जो है ना वो फॉइल का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो जो गॉड है उसके जस्ट अपोजिट है सैटर्न, है ना। कहने को वो है हीरो ही, लेकिन क्या है, गॉड के अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट में है। तो जो करेक्टर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में होता है एक अच्छे करेक्टर के, उसको हम विलन नहीं, उसको हम फॉइल कहते हैं। विलन तो विलन ही होता है, तो इसको हम फॉइल कहते हैं। अब देख लीजिए, सैटर्न हीरो माना गया है पैराडाइज लॉस्ट में, तो विलन तो नहीं है लेकिन फॉइल है ये। क्या है, फॉइल है ये। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट जो आपका टर्म है, लिटरेरी टर्म है, वो है आपका जेनरा। जोनरा, जो भी आप प्रोनाउंस करें, वैसे जोनरा ही बोलते हैं। तो जोनरा इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर। जोनरा क्या है, लिटरेचर का टाइप होता है, ठीक है। इज डिवाइडेड इंटू 3 मेजर जेनराज, पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा। अब जैसे कि हमें लिटरेचर को पढ़ा, तो लिटरेचर में जो हम लोग ये पढ़ते हैं ना, एक पोइट्री का होता है पोर्शन, एक प्रोज का होता है जिसमें फिक्शन नॉन फिक्शन आता है, एक ड्रामा का होता है जिसमें ट्रेजेडी, कॉमेडी, फार्स, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये सब आता है। पोइट्री में सोनेट, एपिक वगैरह ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब जनरा है, इसी को जनरा बोलते हैं। ये जो डिवाइड करा गया है लिटरेचर को 3 पार्ट्स में, 3 मेजर जनराज में, यही आपका जनरा है, पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो है हाफ राइम। एक बार मुझे कमेंट करिएगा कि मेरी वॉइस कैसी आ रही है, और अगर मेरी वॉइस से कोई आपको दिक्कत लग रही है तो मुझे आप क्या करेंगे, बताएंगे कमेंट्स करके, क्योंकि आप ही लोग बता सकते हैं कि आपको सुनने में कैसा लग रहा है, ठीक है। वॉइस बताइएगा कि कैसी लग रही है। चलिए, हाफ राइम क्या होता है, इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस। ओके, तो हाफ राइम एक टर्म आता है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। कोई भी आपका पैसा नहीं लगता है शेयर करने में या लाइक करने में, ओके। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मैं देती रहूँगी, ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया लेकर के आती रहूँगी। और पुरानी जो वीडियोस हैं, देखिए लिटरेरी टर्म्स की बिल्कुल सीरीज़ से मैंने पढ़ाई है, ए से मैं लेके चली हूँ और हम ये हम लोग एच तक पहुँच गए, अभी हम लोग को जेड तक जाना है। तो मैं सारे ही जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं कवर करवा दूँगी आपको, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें उन तक भी जिन तक वीडियो नहीं पहुँचती है, जो भी पढ़ना चाहते हैं लिटरेचर, तो उनके लिए आप शेयर कर दीजिए, उनको भी शेयर कर दें, ओके। एंड लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ओके। तो जो हाफ राइम होता है वो एक पोएटिक डिवाइस होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इम्परफेक्ट राइम, और इसको इम्परफेक्ट राइम भी कहते हैं क्योंकि ये फुल राइम नहीं होता है। अब जो चीज़ हाफ है तो वो इम्परफेक्ट रहेगी, तो इसको इम्परफेक्ट राइम कहते हैं, स्लैंट राइम कहते हैं, ऑब्लिक राइम कहते हैं। इन विच द स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ एंडिंग कॉन्सोनेंट्स मैच while the preceding vowel sign do not match। अब इसमें जो आपका स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, जो एंडिंग में जो कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, लेकिन जो प्रीसीडिंग जो वॉवल होता है वो उसको मैच नहीं करता है। तो जब मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, एंडिंग में कॉन्सोनेंट मैच होता है लेकिन जो प्रीसीडिंग में वॉवल साउंड होता है वो मैच नहीं करता एक दूसरे से, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हाफ राइम। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं वरना एक्सप्रेशन ऐसे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, मार्क कर लीजिएगा, हेमरेशिया बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये जो ट्रेजरी में जितने भी डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब जितने भी राइटर यूज़ करते हैं, कैथारसिस, कैटास्ट्रॉफे, हेमरेशिया, पैरिपेशिया, पोएटिक जस्टिस, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हेमरेशिया का मीन्स होता है मिसिंग द मार्क। सबसे पहली चीज़ इसका मतलब क्या होता है, मिसिंग द मार्क। मिसिंग द मार्क बिल्कुल अगर लिखा आ जाए तुरंत टिक करेंगे हेमरेशिया, मिसिंग द मार्क, ओके। इट सिग्निफाइज अ ट्रेजिक फ्लॉ, ठीक है। किसी भी कन्फ्यूजन की वजह से, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से राइटर के जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसके मन में जो फ्लॉ आ जाता है, जो एरर आ जाता है,
जो ट्रेजिक ट्रेट भी बोलते हैं इसको, ट्रेजिक फ्लॉ, ट्रेजिक ट्रेट भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, उसको हेमरेशिया कहते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो सेंस होता है वो खो देता है, उसको समझ में नहीं आता कि सही गलत क्या है। यही होता है ट्रेजिक फ्लॉ। इट इज़ कॉल्ड ट्रेजिक ट्रेट ऑल्सो। ओके, इट बिकम्स द कॉज ऑफ द डाउनफॉल। अब डाउनफॉल तो होगा ही जब आपका सेंस ख़त्म हो गया है, जब आपके करेक्टर में ट्रेजिक फ्लॉ आ गया है, एरर आ गया है, मिसिंग द मार्क आप हो गए हैं, तो आपका डाउनफॉल ही होगा। नीचे की तरफ गिरोगे, ऊपर तो उठोगे नहीं, है ना। तो इट बिकम्स द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। इट इज़ द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजिडी। तो ट्रेजिडी में एरर ऑफ जजमेंट आ जाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हेमरेशिया। समझ में आया? जो फ्लॉ आ जाता है करेक्टर में उसी को हेमरेशिया बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स तो आप लोग कितने छोटे से पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्योंकि टर्म है तो मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। वर्ड्स दैट आर आइडेंटिकल इन प्रोनाउंसिएशन। होमोफोन्स जैसे कि जो आपको प्रोनाउंस करने में बिल्कुल सेम है, जैसे कि बियर बियर, साइट साइट। ओके ओके, बियर बियर ये वाला नहीं, BER वाला, जैसे कि आप ये समझ रहे हैं। अभी होमोनिम में भी आएगा बियर बियर ये वाला, जैसे कि BEAR बियर और BIER ये वाला बियर बियर बता रही हूँ मैं, क्योंकि इसकी स्पेलिंग्स अलग होती है ना। होमोफोन्स में स्पेलिंग डिफरेंट होती है, डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। स्पेलिंग अलग होती है भाई, मीनिंग तो डिफरेंट ही होगा। जब मीनिंग ही सेम हो जाएगा तो मतलब ये क्या है ना, मीनिंग तो सब में डिफरेंट होता है। याद क्या रखना है, जो आइडेंटिकल होता है प्रोनाउंसिएशन में एंड स्पेलिंग में, सॉरी जो स्पेलिंग जिसकी अलग होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में सेम होता है, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। मीनिंग तो चेंज ही होगा ना, मीनिंग तो एक साथ थोड़ा ना हो जाएगा, ये मीनिंग का तो सारा खेल ही है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको भी हम साइट प्रोनाउंस करते हैं, इसको भी साइट प्रोनाउंस करते हैं, बट स्पेलिंग डिफरेंट है एंड मीनिंग भी डिफरेंट है, इसको होमोफोन्स कहते हैं। और अगर हम होमोनिम्स की बात करें तो वर्ड्स दैट आर आइडेंटिकल इन प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन में भी सेम और आपका स्पेलिंग में भी सेम। आप देख लीजिए, लेकिन मीनिंग अलग है। बियर मीन्स भालू भी होता है और बियर मीन्स टॉलरेट करना भी होता है, सहन करना, तो ये होमोनिम है। यस, इसको होमोग्राफ भी तो कह सकते हैं ना फ्रेंड्स। होमोग्राफ जो लिखने में सेम होते हैं बट मीनिंग चेंज होता है ना। यस, आगे की तरफ चलते हैं, बस आपके 2 टर्म और रह गए हैं। यस, ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस को देख लेते हैं। ह्यूब्रिस क्या होता है, ठीक है। प्राइड और इंसोलेंस दैट रिजल्ट्स इन द मिसफॉर्चून ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ अ ट्रेजेडी, ठीक है। एक हमने टर्म पढ़ा था हेमरेशिया, ठीक है, जिसमें ट्रेजिक फ्लॉ आ जाना, ट्रेजिक ट्रेट आ जाना, कुछ एरर आ जाना जजमेंट में, ठीक है। एक टर्म होता है आपका ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस जब भी आपको दिखे सीधा लगा देना प्राइड, है ना। प्राइड मतलब इसका जो सीधा संबंध होता है वो होता है प्राइड से, घमंड से। जहाँ पे इस ऐसे आपको एरोगेंस दिखाई दे, वर्ड जहाँ प्राइड दिखाई दे, सीधा लगा देना, वही ह्यूब्रिस होता है। प्राइड और इंसोलेंस जिसका रिजल्ट ये होता है कि प्रोटैगोनिस्ट का मिसफॉर्चून हो जाता है। भाई अगर आपके अंदर घमंड ज़्यादा है, एरोगेंस आपके अंदर ज़्यादा है, प्राइड आपके अंदर ज़्यादा है, ठीक है, तो मिसफॉर्चून ही होगा आपका, फॉर्चून तो नहीं हो सकता है ना। तो मिसफॉर्चून ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ अ ट्रेजेडी, इट ब्रेक्स द मोरल लॉ। अब जब प्राइड है, इंसोलेंस है, तो मोरल लॉ तो ब्रेक होंगे ही होंगे। तो ये मोरल लॉ को तोड़ता है, जैसे कि सैटर्न दैट सफर्स फ्रॉम ह्यूब्रिस एंड ही लॉसेस हिज ग्लोरियस पोजीशन। हालांकि सैटर्न कंसिडर करा जाता है हीरो, बट वो फॉइल है, गॉड के कॉन्ट्रास्ट में है। तो ह्यूब्रिस है उसके अंदर, प्राइड इंसोलेंस एरोगेंस से भरा हुआ है वो। तो वो क्यों क्या सफ़र कर रहा है, ह्यूब्रिस सफ़र कर रहा है, तो अपना ग्लोरियस पोजीशन को खो तो देता है वो, है ना। हेल में भेज दिया जाता है उसको, सबके द्वारा, गॉड के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, ठीक है। तो यही आपका होता है ह्यूब्रिस। क्लियर है फ्रेंड्स? यस। नेक्स्ट आपका जो है और आज का लास्ट टर्म है हाइपरबल। हाइपरबल को हम ओवर स्टेटमेंट भी कहते हैं, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, बस इतना ध्यान रखना है। फिगर ऑफ स्पीच भी ये होता है हाइपरबल, ठीक है। और इसका जो
हाइपरबल का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है वो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। हाइपरबल का अपोजिट जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, टर्म होता है, वो क्या होता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो हाइपरबल मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कहना, ठीक है। एग्जरेटेड स्टेटमेंट, जैसे कि 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, एक ही बार में मैंने 10,000 को देख लिया, ठीक है। ये लाइंस किसकी हैं? डैफोडिल्स की, वर्ड्सवर्थ की। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस है ना, इसी की लाइंस हैं ये। चलिए, तो ये आपका होता है हाइपरबल। हाइपरबल का अपोजिट क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। और अभी आई थिंक एच से कुछ टर्म्स और रह गए हैं, उसी को देखेंगे, फिर हम लोग ऐसे ही आगे चलेंगे। तो अभी हमें टर्म्स जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, तो बने रहिए मेरे साथ। सारी वीडियोस को वॉच करिए, बिल्कुल सीरीज से वॉच करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।